हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 76 तक प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए थे, तो अब इस वीडियो में हम 77 से देखेंगे। तो क्या बोल रहा है 77, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग फॉर ए बीम क्रॉस सेक्शन इज, क्या बोलते हैं इसको, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया होता है। और जो शेप फैक्टर तो अलग होता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का निकालते हैं, जो क्या ये होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और सेक्शन मॉडुलस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर ए गिवन शियर फोर्स अक्रॉस ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द, तो आई सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, ये होता है, ये देखो आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल है, ये आई सेक्शन है, ये इसका सी, ये न्यूट्रल एक्सिस, क्या इसका स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होती है शियर स्ट्रेस, ये पैराबोलिकली होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, सेंटर ऑफ द सेक्शन, यहीं सी जी है, तो न्यूट्रल एक्सिस भी यहीं से पास होगी। तो कहाँ होगी शियर मैक्सिमम शियर इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस, कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, द काइनेमेटिक इंटरमिनेसी ऑफ सिंगल वेव पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एट द बेस, तो अगर एक ये है बेस पोर्टल फ्रेम है और फिक्स क्या है, बेस में फिक्स है, तो हम क्या डी के क्या होती है, डी के इक्वल टू होती है 3J माइनस आर ई, 3J माइनस आर ई, तो कितने जॉइंट है, 1 2 एंड 3 4, तो 4 जॉइंट है, तो 3 इंटू 4, आर ई कितना है, 3 यहाँ पे होंगी और 3 यहाँ पे होंगी, तो आर ई हो गया 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 6। अब देखिए ऑप्शन में 6 है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है 3, तो क्या है, हम इसको इनएक्सटेंसिबल मेंबर कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेंबर कितने, 3, तो 3 माइनस कर देंगे। अब 6, एक तो 6 होना चाहिए था, अगर एक्सटेंसिबल मेंबर होते तो डी की होती 6, तो 6 ऑप्शन में है नहीं, तो हमें इनएक्सटेंसिबल मेंबर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया। और कौन कौन से, अगर ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर हैं तो कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर है तो कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, एक तो यहाँ रोटेशन होगा इस जॉइंट पे, और एक ये स्वे करेगा तो ये ऐसे ऐसे इसने स्वे किया, तो ये यहाँ इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। तो अगर ये इसने यहाँ डेल्टा डिफ्लेक्शन किया तो इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ भी डेल्टा होगा, तो ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, एक इस जॉइंट पे थीटा होगा, और ये डेल्टा नोन है, तो यहाँ ये अननोन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और डी के क्या होता है, अननोन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा, वो क्या होगा, थीटा, और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 2, ये फिक्स है, तो यहाँ पे कितना अननोन डिस्प्लेसमेंट होंगे 0, ये भी फिक्स है, तो यहाँ पे कितने होंगे 0, तो टोटल कितने हो गए 2, और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 + 1 3, तो ऑप्शन हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 80, वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्लम्प कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड वीवी टाइम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो अब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एज द स्लम्प इंक्रीजेज द वीवी टाइम इंक्रीजेज, नहीं ये गलत है, जब स्लम्प इंक्रीज करेगा तो वीवी टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, द एज द स्लम्प इंक्रीजेज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीज, हाँ ये ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट इज फॉल एंड सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर। तो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ये तो शॉर्ट टर्म होता है, लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन ये भी शॉर्ट टर्म होता है, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेंथ हाँ ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब क्रीप ऑफ स्टील, लेंथ बढ़ जाएगी तो लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म, और लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ये भी शॉर्ट टर्म ही होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एज पर IS 800 2007 द क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर कैन रीच द यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू फेलियर बाई लोकल बकलिंग इज क्लासिफाइड। तो प्लास्टिक सेक्शन में तो प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप करता है और सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच भी होती हैं, कॉम्पैक्ट सेक्शन में भी प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप कर जाता है बट सफिशिएंट प्लास्टिक इंच नहीं होती। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में यील्ड मूवमेंट नहीं आता, लेस देन यील्ड मूवमेंट हो जाता है, पहले ही बकलिंग हो जाती है, नहीं सॉरी सेमी कॉम्पैक्ट में यील्ड हो जाती है, तो यील्ड मूवमेंट जनरेट करता है, जो सिलेंडर होता है जो बकलिंग की वजह से स्ट्रेस होती है उसमें लेस देन FY होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, यील्ड स्ट्रेस तो पहुंच जाता है पर प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट नहीं करता, तो वो होते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सिलेंडर में पहले ही बकल कर जाता है तो यील्ड स्ट्रेस रीच नहीं कर पाता ये, और प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट में प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट करता है। 82 83 एज पर IS 10500 2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, क्या कहे, इन द अब्सेंस, इसको ध्यान से पढ़ो, इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर द परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट
इन रेस्पेक्टिवली। एक होती है एक्सेप्टेबल लिमिट, एक होती है अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर। मतलब जो कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो हमें थोड़ा मैक्सिमम वैल्यू तक जाना पड़ेगा कंज्यूम करने के लिए। तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है? क्लोराइड की होती है 250 होती है, और सल्फेट की होती है 200। बट जब कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो क्लोराइड कहाँ तक यूज कर सकते हैं हम? 1000 तक यूज़ कर सकते हैं, एंड सल्फेट कर सकते हैं 400 तक। तो क्या किसके लिए पूछा है? इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1000 एंड 400, ऑप्शन सी। और देखिए इसने 250 भी दे रखा है और 200 भी दे रखा है, पर ये एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 84, ए पर्ड नेटवर्क हैज 9 एक्टिविटीज इट्स क्रिटिकल पाथ ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 3। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ कितना होगा? देखिए ऐसे ये 9 एक्टिविटी है, 1 3 4 5 6 7 8 9 एक्टिविटी है। सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? सबका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी 3 है एक्टिविटी, और इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ये भी 3, ये सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3। ये ईच एक्टिविटी का है। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन √3² कितनी, इस सब का करना पड़ेगा। तो 3² 9 टाइम्स कितना हो गया? 3 4 5 6 7, तो 9 टाइम्स 3² हो गया। तो 3² × 9 कितना आ गया ऑप्शन में? ये आ जाएगा 9 × 9, √9 × 9, तो 9 आ गया। तो क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 9। ऐसे सिंपल ऐड नहीं करना, 3 + 3 होकर के 27 हो जाएगा। देखो 27 भी ऑप्शन में दे रखा है, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इस तरह से करना है, इसका हो जाएगा 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, वॉल्स ऑफ 1 brick thick आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। हाँ सही है, स्टेटमेंट पी इज ट्रू। वॉल ऑफ 1 brick thick आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, नहीं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। नो डिडक्शन इन द ब्रिक वर्क क्वांटिटी इज मेड फॉर ओपनिंग इन वॉल ऑफ अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये भी ट्रू है। और ये क्या है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम द बोरो पिट इन ए फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड डेड मैन आर लेफ्ट एट सुटेबल इंटरवल। डेडमैन क्या होता है? डेडमैन होती है ये सपोर्ट होता है। जब हम ग्राउंड में जब एक्सकेवेशन करते हैं तो ये लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे ये सॉइल फेल ना हो, तो इनको डेडमैन भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम द बोरो पिट इन ए फेयर यूनिफॉर्म ग्राउंड डेडमैन आर लेफ्ट एट सुटेबल इंटरवल। हाँ तो ये भी ट्रू है। तो कौन सा क्या कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है? अगर पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, आर ट्रू है, एंड एस भी ट्रू है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 1। वॉइड रेशियो 1 दे रखा है। द करस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल, पोरोसिटी निकालनी है, तो क्या रिलेशन होता है? E/1 + E, तो 1/1 + E, वॉइड रेशियो 1, तो 1/2 कितना हो गया? 0.5 हो गया। तो क्या होगी? पोरोसिटी होगी 0.5। क्वेश्चन नंबर 87, इफ फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज। देखिए क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। इज फाउंड टू बी प्लास्टिक, कौन सी स्टेट में? प्लास्टिक में। इन द वाटर कंटेंट रेंज ऑफ 26 to 45%। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल इज क्लासिफाइड एज। तो देखिए क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। ये 3 लिमिट होती हैं, श्रिंकेज, प्लास्टिक एंड लिक्विड। ये तो ये होती है श्रिंकेज लिमिट, ये हो गई प्लास्टिक लिमिट, और एक हो गई ऐसे इसको लिक्विड लिमिट। तो यहाँ ये कौन सी स्टेज में होता है? ये सॉलिड स्टेज में होता है। यहाँ होती है सेमी सॉलिड, ये होती है प्लास्टिक, और ये आगे क्या होती है? ये होती है लिक्विड स्टेज होती है। तो वो क्या कह रहा है? जो सॉइल सैंपल है वो प्लास्टिक स्टेट में है, तो ये पे। और इसकी रेंज क्या है? रेंज है 26 to 45%। तो अब इसमें प्लास्टिक लिमिट होगी 26 और लिक्विड लिमिट होगी 45%। तो अल्टरनेटली उसने प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे रखी है। तो WP कितना होगा? प्लास्टिक लिमिट कितना हो गया? 26%, और लिक्विड लिमिट कितना हो गया? 45%। तो IP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 - 26, ये हो गया कितना? 19 हो गया। अब क्या कह रहा है? ये हमें सॉइल क्लासिफिकेशन करना है, फाइन सॉइल है, तो हम कौन सा चार्ट करेंगे? ये चार्ट यूज करेंगे। तो क्या है क्लस्टर चार्ट? क्या होता है? ये होता है, ये हो गया 35 होता है, 35 जो लिक्विड लिमिट होती है, ये 50% होता है, और ये होता है 20%, और ये होती है ए लाइन होती है। ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 0.73 WL - 20, ये IP की वैल्यू होती है, IP ऑफ ए लाइन। तो IP ऑफ ए लाइन कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.73, WL कितना है? लिक्विड लिमिट कितनी है? 45 - 20, तो क्या है? 0.73 × 25 कितना आ जाएगा? 18.25। IP ऑफ ए लाइन इतनी है और हमारी कितनी है? 19 है। तो ऊपर लाई करेगी, तो सॉइल लाइज अबव द ए लाइन,
सॉल्ट लाइज अबव ए लाइन। और लिक्विड लिमिट कितनी है? लिक्विड लिमिट है 45%। तो कहाँ लाई कर रही है? इन दोनों के रेंज बीच में लाई कर रही है, अबव कर रही है, अबव सॉल्ट लाइज अबव ए लाइन। एंड लिक्विड लिमिट कितनी है? 45%। तो 35 और 50 के बीच में। तो यहाँ सॉल्ट लाई करेगी। और ये कौन सी होती है? CI होती है। ऊपर क्ले होती है, नीचे सिल्ट होती है। ये लो होती है Cl, Ci और Ch। तो ऊपर लाई करेगी, ये क्या हो जाएगा? Ci हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी क्ले की क्या है? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। तो ऑप्शन हो गया बी, CI। In the consolidated undrained triaxial test on a saturated soil sample, the pore water pressure is 0। कौन सी स्टेज है? कौन सा टेस्ट है? कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, मतलब CU टेस्ट है। कंसोलिडेटेड मतलब जो कंसोलिडेशन स्टेज में तो वाटर हम अलाउ कर रहे हैं, ड्रेन के लिए अलाउ कर रहे हैं। और जो सेकंड स्टेज है, शियर स्टेज है, उसमें हम वाटर को अलाउ नहीं कर रहे ड्रेन करने के लिए। तो अब ये कंसोलिडेशन स्टेज में हम वाटर को अलाउ कर रहे हैं ड्रेन। तो जब कंसोलिडेशन स्टेज जब खत्म होगी तो पोर वाटर प्रेशर एट द एंड ऑफ 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज ओनली द पोर वाटर प्रेशर इज 0 एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज ओनली। क्योंकि CU टेस्ट है, वाटर ड्रेन कर रहा है खाली कंसोलिडेशन स्टेज में। और जो शियर स्टेज में हम वाटर को ड्रेन नहीं करा रहे, मतलब वाल्व क्लोज है। तो एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज पोर वाटर प्रेशर विल बिकम 0। क्वेश्चन नंबर 89, द टू क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। ये पता है हमें, एक शियर क्राइटेरिया यूज होता है, एक सेटलमेंट क्राइटेरिया यूज होता है। तो ऑप्शन हो गया डी, शियर फेलियर एंड सेटलमेंट क्राइटेरिया। द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप विल बी ऑलवेज लेस देन, सो ये गलत है। ऑलवेज ग्रेटर देन 100%, ये भी गलत है। मोर देन 100% फॉर पाइल ग्रुप इन कोहेजनलेस सॉइल एंड लेस देन 100% फॉर दूज इन कोहेसिव सॉइल। हाँ, ये सही है। ग्रुप में क्या होता है? इन केस ऑफ सैंड, जब जो ग्रुप में क्या होता है, ये डेंसिफाई हो जाती है। तो डेंसिफाई से क्या होता है? तो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। जो कोहेजनलेस सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो उसका जो मतलब मेनली क्या है कि सैंड इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से बियरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जब ग्रुप का इफेक्ट है वो फ्रिक्शन बढ़ा देता है। तो सैंड में जो ड्यू टू ग्रुप है वो लोड की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और ऐसा कोहेजन में नहीं होता। कोहेजन में एक सर्टेन लिमिट तक होता है। तो जो कोहेजनलेस सॉइल में तो मोर देन 100% होती है और कोहेसिव सॉइल में लेस देन 100% होती है। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 91, फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू ए क्लोज्ड कंड्यूट ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर टू लोअर। देखिए क्या है, एक ये कंड्यूट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी पूरे उसमें। हम 2 सेक्शन ले लेते हैं। ये डेटम ले लिया हमने, एक ले लिया 1 यहाँ पे और एक ले लिया 2 यहाँ पे। तो अगर हम टोटल हेड एट 1 निकालें और टोटल हेड एट 2 निकालें, अगर इसको Z1 ले लेते हैं और इसको हम Z2 ले लेते हैं, तो टोटल हेड एट 1 क्या हो जाएगा? टोटल हेड हो जाएगा प्रेशर एट P1/ρg प्लस, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो V²/2g और डेटा हेड कितना है? Z1। टोटल हेड कितना है? हेड 2 पे कितना है? P2/ρg और V²/2g प्लस Z2। और जो ये क्या है? P1/ρg एंड Z1, ये होता है पीजोमेट्रिक हेड। ये भी पीजोमेट्रिक हेड होगा, ये P2/ρg प्लस Z2। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब क्या है, डायरेक्टली पीजोमेट्रिक हेड पर डिपेंड करेगा। जिसका पीजोमेट्रिक हेड ज़्यादा होगा उधर से फ्लो होके लेस पीजोमेट्रिक हेड की तरफ फ्लो होगा। तो क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर टू लोअर। कौन से? पीजोमेट्रिक हेड। टोटल हेड पर डिपेंड नहीं करेगा और खाली ना वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ना प्रेशर पे, ना एलिवेशन पे। तो किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड पे। तो और प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होता है पीजोमेट्रिक हेड। इसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ये पूरे कंड्यूट में, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो ओनली पीजोमेट्रिक हेड, हायर टू लोअर। क्वेश्चन नंबर 92, as per the Lezy's method for design of alluvial channel, identify the true statement from the following। तो बेटेड पेरीमीटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज। हाँ, तो क्या रिलेशन होता है? P = 4.75√Q होता है। तो डिस्चार्ज बढ़ेगा तो पेरीमीटर भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर। एक रिलेशन ये होता है R = 5V²/2F। सिल्ट फैक्टर बढ़ेगा तो हाइड्रोलिक रेडियस डिक्रीज करेगी। तो ये तो ऑप्शन गलत है। बेटेड पेरीमीटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज, ये गलत है, इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन रिवर्स है। बेटेड पेरीमीटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, इसका रिलेशन नहीं है कोई। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। 92, 93, टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस दैट आर यूजुअली यूज्ड टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल फ्रॉम द फ्लू फ्रॉम द फ्लू गैस। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड फैब्रिक फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, वेरी हाईली एफिशिएंट होते हैं। तो ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। एक कोस्टल स्टडी प्रोड्यूसेस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW विद हाई मॉइस्चर कंटेंट।
बेस्ड है, हाई मॉइस्चर कंटेंट हाई है और ऑर्गेनिक मैटर भी हाई है, लो कैलोरीफिक वैल्यू है एंड लो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी लो है। तो मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर MSW मैनेजमेंट इन दैट सिटी। हाँ, तो ऑर्गेनिक मैटर आई है तो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंसिनरेशन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू वेरी लो है, तो एनर्जी हमें बहुत कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो सबसे ऑर्गेनिक मैटर है तो ये अगर हम ये डिकम्पोज करने के बाद ह्यूमस बना लेगा जो कि मतलब फर्टाइल होता है और फर्टिलिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है, सॉइल के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंपोस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए 94। क्वेश्चन नंबर 55, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD ऑफ ए सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD सिंस इट रिप्रेजेंट, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसलिए, और जो ये BOD होता है खाली ओनली बायोडिग्रेडेबल के लिए यूज करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स it represent। ये 96, in the revised CVR design method recommended by IRC for design of flexible pavement, total thickness depend upon CVR value of soil and aggregate ratio गलत है, magnitude of wheel load नो, number of commercial vehicles per day नहीं, cumulative, हाँ ये cumulative standard axle loads। क्या होता है IRC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ ये लेसन जो CMSE निकालते हैं, 365 A इंटू DF 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर N माइनस 1/R। एक है जो इनिशियल ट्रैफिक होता है इन द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, D लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, F व्हीकल डैमेज फैक्टर होता है, R ग्रोथ रेट होता है, और अगर मिलियन में निकालना है तो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दें। तो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल रूट्स, ऑप्शन डी। 99, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो उसको रेसिडुअल एरर बोलते हैं, ऑप्शन डी। द सूटेबल कंटूर इंटरवल फॉर ए मैप विद स्केल 1/10,000 इज, तो कंटूर इंटरवल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कंटूर इंटरवल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर या पर किलोमीटर, कितने नंबर ऑफ सेंटीमीटर है, और कंटूर निकल के किस में आता है, ये मीटर में निकल के आता है। तो अब RF कितना दे रखा है हमें, RF दे रखा है 1:10,000, RF दे रखा है 1/10,000। अब यहाँ सेंटीमीटर लगाया, यहाँ सेंटीमीटर लगाया, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो गया, ये 0.1 किलोमीटर हो गया, 0.1 में 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तो कितना नंबर ऑफ सेंटीमीटर हो गए पर किलोमीटर में 10 हो गई, तो कितना हो जाएगा कंटूर इंटरवल, कितना हो जाएगा कंटूर इंटरवल हो जाएगा 25/10, ये हो गया 2.5। कौन सा नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, 2 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए ये 100 क्वेश्चन तक कर लिए और आगे और किसी ईयर का प्रीवियस ईयर देखेंगे। धन्यवाद।